हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, और इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे आज। और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे पास है, जहां पर हम समझेंगे कि जो आपके पास सॉल्यूट है या जो सॉल्वेंट है वो आपस में किस तरह से मिक्सअप होते हैं और उनके बीच में कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो उनको आपस में मिलाने के लिए मजबूर करता है। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि जो आपका हेनरी लॉ है वो किस तरह से होता है। और यहां पर हम डिस्कस ये भी करेंगे कि अगर आपके पास शुगर है या फिर आपके पास सॉल्ट है, NaCl है, तो इनमें से ज्यादा सॉल्युबल वाटर में कौन होगा। दैट मीन्स अगर आपके पास एक तरफ क्या है, एक तरफ आपका शुगर है और दूसरी तरफ आपके पास सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट NaCl। तो इन दोनों में से अगर हम देखें तो वाटर सॉल्युबल कौन सा ज्यादा होगा, किसकी ज्यादा क्वांटिटी वाटर में डिजॉल्व होगी, इस फैक्टर को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। आपको जानकर थोड़ा हैरानी होगी कि जो यहाँ पर दोनों मटेरियल है, अगर आपके पास सेम टेम्परेचर है, आप एक ग्लास में ऐड कर रहे हो, तो आपको दिखेगा कि जो सॉल्ट का क्वांटिटी है इसका क्वांटिटी ज्यादा डिजॉल्व होगा। कैसे डिजॉल्व होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो आपका सॉल्युबिलिटी टर्म है इसका मीनिंग क्या होता है। और इससे पहले समझने के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, ठीक है, मेनली हमारे पास जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर होता है। ये सबको ही पता होता है कि वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अधिकतर मटेरियल आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस कैन बी डिजॉल्व इन दिस वाटर, ठीक है। जो आपका वाटर है उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी या मैक्सिमम सब्सटेंसेस डिजॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम इसे बोलते हैं, ठीक है। आप देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो आपने देखा होगा छोटा सा एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें यहाँ पर, तो आपको पता है कि अगर हम क्या करें, यहाँ पर शुगर की या कोई भी सॉल्यूट है उसकी कुछ क्वांटिटी ऐड करते जाए, कुछ भी क्वांटिटी आप ऐड करते जाए। जैसा हम यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं। जैसा आप यहाँ पर सपोज करो कि आप यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड ऐड कर रहे हो, ठीक है। अब आपके पास क्वांटिटी कितना है, ये आपका 1 ग्लास आपका वाटर है, यहाँ पर आप सोडियम क्लोराइड ऐड कर रहे हो, ठीक। अब होगा क्या कि जब आप इसमें NaCl ऐड कर रहे हो तो ये डिजॉल्व होगा डिजॉल्व। अगर आप 1 स्पून यहाँ पर ऐड कर रहे हो, 1 स्पून यहाँ पर आप ऐड कर रहे हो तो आसानी से डिजॉल्व होगा, ठीक। फिर आप अगर आगे क्या करते हो कि दूसरा स्पून आप इसमें ऐड करते हो तो मे बी वो भी डिजॉल्व हो जाए, तीसरा करते हो वो भी डिजॉल्व हो जाए। आसानी से डिजॉल्व हो रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। हमने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ ये वाला वाटर आपका, ठीक है। यहां पर आप क्या कर रहे हो, NaCl डाल रहे हो और NaCl का क्वांटिटी चेक कर रहे हो कि कितना वो डिजॉल्व हो रहा है। तो आप इसे ऐड करते जा रहे हो तो आपने देखा कि कुछ क्वांटिटी 1 स्पून, 2 स्पून या 3 स्पून। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए क्या समझ लेते हैं कि सपोज करो कि जो आपका 1 ग्लास वाटर है उसमें मैक्सिमम 2 स्पून ही डिजॉल्व हो पाते हैं, मतलब 2 स्पून आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अगर 2 स्पून आसानी से डिजॉल्व हो गए रूम टेम्परेचर पर, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी कितना हो गया, 2 स्पून, ठीक है। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि इससे ज्यादा डिजॉल्व करें या फिर इससे कम भी डिजॉल्व हो सकता था, ठीक है। मतलब आपके पास 1 स्पून था, 1 स्पून से कम भी ले सकते थे आप, या फिर बहुत छोटे पार्टिकल आप ले सकते थे, तो इसमें तो डिजॉल्व होगा, ठीक है। अब आपने देखा कि 2 स्पून के बाद रूम टेम्परेचर पर वहां पर जो सॉल्ट का क्वांटिटी था उसका डिजॉल्व होना बंद हो गया। मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी उसमें कितना डिजॉल्व हो गया, 2 स्पून उसमें आसानी से डिजॉल्व हो गया। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना क्वांटिटी मैक्सिमम सॉल्यूट का डिजॉल्व हो सकता है, उसी क्वांटिटी को, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। मतलब आपके पास कोई 100 ग्राम सॉल्वेंट है, वहां पर सॉल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी डिजॉल्व हो सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। मतलब सॉल्युबिलिटी का मतलब सिंपल मीनिंग ये हुआ कि सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम क्वांटिटी 100 ग्राम सॉल्वेंट में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, तो उसे बोलेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक। और इसी जो सोल्यूशन आपके पास बना मैक्सिमम क्वांटिटी वाला किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन होगा, जो मैक्सिमम क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिजॉल्व कर लेता है, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन।
और इससे पहले जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था कि 2 स्पून उसमें मैक्सिमम डिजॉल्व हो रहे थे, लेकिन उससे कम अगर हम देखें कि 1 स्पून या हाफ स्पून या 1 पार्टिकल, तो जब उस कंडीशन पे ये सोल्यूशन होगा तो उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड का मतलब उसमें और ज्यादा अभी ऐड हो सकता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब अगर आपके पास क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन से कम क्वांटिटी किसी सोल्यूशन में है, यहां पर तो मैक्सिमम हो गया, तो उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड, लेस क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। मतलब अभी और डिजॉल्व हो सकता है। अगर आपके पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है तो इसका मतलब उसमें अभी और डिजॉल्व हो सकता है उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। लेकिन अब होगा क्या, आपने पर्टिकुलर क्वांटिटी डिजॉल्व कर दी, तो क्या अब ऐसा नहीं होगा कि उसमें और ज्यादा क्वांटिटी डिजॉल्व हो? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर लें, अगर हम क्या कर लें, टेम्परेचर इंक्रीज कर लें, तो यहां पर जो वाटर में सॉल्ट का या किसी सॉल्यूट का क्वांटिटी होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो दैट मीन्स मोर क्वांटिटी कैन बी डिजॉल्व, मोर क्वांटिटी कैन बी डिजॉल्व, मोर क्वांटिटी can be dissolved by increasing temperature. Quantity can be dissolved by increasing temperature. By increasing temperature. ठीक है, ये आपने देखा भी होगा, जनरली आपको दिखता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी हम डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास मोर देन दिस, ये जो आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन है, इससे ज्यादा अगर आपको क्वांटिटी डिजॉल्व दिखती है या डिजॉल्व कर लेते हो, तो उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर हो गया, फिर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, ये 3 चीजें आपने समझी होगी अभी तक। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वहां पर सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। जैसे रूम टेम्परेचर मान लो ये आपका 50 डिग्री पे, वहां पर कितना डिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो 298 केल्विन पर कितना शुगर डिजॉल्व हो रहा है, ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में कितना डिजॉल्व हो रहा है, वही आपका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी। कितना मैक्सिमम देखना है आपने, उसके बाद डिजॉल्व होना बंद हो जाता है, तो वही आपका क्या होता है, सैचुरेटेड। उससे कम क्वांटिटी है तो अनसैचुरेटेड। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो जो क्वांटिटी होगी उसमें आप और ऐड कर सकते हो और डिजॉल्व कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक, तो ये तो था आपका सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी एक बार फिर से आपको बता दूं कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, तो उसी को क्या होता है, सॉल्युबिलिटी, और ये मैक्सिमम क्वांटिटी होगी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक, अब हम आगे समझते हैं कुछ और बातें सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो आपका सॉलिड है, अगर आपको दिया हुआ कोई सॉलिड और आप उसे कहां पर ऐड कर रहे हो, लिक्विड में ऐड कर रहे हो। ठीक है, यहां पर हम 2 बातें डिस्कस करेंगे, एक तो सॉल्यूट इन लिक्विड। ठीक है, पहली बात हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में कोई सॉल्यूट है उसे हम लिक्विड में ऐड कर रहे हैं, और दूसरा हमारे पास यहां पर होगा गैसेस सॉल्यूट इन लिक्विड, गैसेस सॉल्यूट इन लिक्विड। ठीक, 2 चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला आपके पास क्या हुआ, पहला आपके पास हुआ सॉल्यूट इन लिक्विड, दूसरा हमारे पास है गैस एज अ सॉल्यूट इन लिक्विड। तो दोनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और जो आपका दूसरा वाला है काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, जैसे हेनरी लॉ पे बेसिस आपके पास क्वेश्चंस होंगे। ठीक, अब देखो यहां पर आपके पास सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है सॉलिड वाला। ठीक है, मतलब हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक, ये आपका लिक्विड है, लिक्विड कोई लिक्विड। ठीक, तो आपके पास यहां पर अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई सॉलिड ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, यहां पर आपके पास क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक, अब कोई चीज किसी में डिजॉल्व क्यों होगी, या फिर कौन कौन सी कंडीशन है जो उसे डिजॉल्व करने के लिए मजबूर करेगी, तो देखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी 2 चीजें अगर आपस में मिल रही है, इन्हीं 2 के बीच में अगर दोस्ती हो रही है, कोई 2 लोग हैं उनके बीच में दोस्ती भी, तो उस दोस्ती के पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है, सिमिलैरिटी होती है, दोनों के कैरेक्टर मैच करते हैं। दोनों में अच्छी दोस्ती कब होगी, जब अधिक से अधिक कैरेक्टर क्या हो, मैच हो। ठीक, तो उसी बात को हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन करेंगे।
ठीक, तो पहली बात अगर हम यहाँ पर देखें फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो पहली बात क्या होगा आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों का नेचर किस टाइप का है, ठीक है। और दूसरा जो आपका पॉइंट यहां पर होगा वो होगा आपका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, उसके हिसाब से भी जो आपका पार्टिकल होगा, जो आपका सॉल्यूट होगा, उसका जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिपेंड करेगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या आपके पास हर तरह के सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं? आपका जवाब होगा नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि क्या सभी सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होते हैं? नहीं होते हैं, ठीक है। आपने देखा हो कुछ सब्सटेंस जैसे अगर हम NaCl डाल दें डिजोल्व हो गया, अगर शुगर डाल दें डिजोल्व हो गया वाटर में। अगर आप उसमें क्या डाल दो, अगर आप उसमें कुछ स्टोन के पार्टिकल डाल दो या फिर उसमें कुछ आप ऑयल की ड्रॉपलेट डाल दो, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे वो डिजोल्व नहीं होगा, ठीक। तो कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस ही किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, सॉल्युबिलिटी में चेंजेस आ सकता है। तो देखो सबसे पहले हम समझेंगे किसको, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो देखो यहां पर एक बहुत ही अच्छा एक पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं लाइक डिजोल्व लाइक डिजोल्व लाइक। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, लाइक डिजोल्व लाइक मतलब जो जैसा होगा उसी तरह के मटेरियल को लाइक करेगा, जिसका नेचर जैसा होगा उसी तरह का नेचर वो दूसरे में भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, उसे मैच करने की कोशिश करता है कि उसका अगर नेचर मेरी तरह है, अगर वो मेरी तरह है, ये सामने वाला मेरी तरह है, तो उसी से दोस्ती हो सकती है। अगर वो मेरी तरह नहीं है तो सामने वाले से दोस्ती होना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अब देखिए लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास पोलर सॉल्यूट है तो ये पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, राइट। पोलर सॉल्यूट अगर है तो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में डिजोल्व होगा, ठीक। जबकि नॉन पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक। लाइक डिजोल्व लाइक मतलब पोलर वाला सॉल्यूट जिसके पास क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव होगा, वो पोलर वाले सॉल्वेंट जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव होगा उसमें डिजोल्व होगा। और जो आपका नॉन पोलर मतलब चार्ज का सेपरेशन नहीं है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में ही डिजोल्व होगा, ठीक। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी सब्सटेंस अगर किसी दूसरे में डिजोल्व हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा दैट विल बी सेम, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन विल बी सेम, ठीक है। अगर कोई दो मटेरियल कोई दो सब्सटेंस आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि दोनों का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसमें काफी सारी सिमिलैरिटी है, दोनों में काफी सारी सिमिलैरिटी अगर होगी तो दोनों आपस में आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जहां पर आपको दिख गया कि दो चीजें आपस में मिक्सअप हो जा रही है तो इसका मतलब वहां पर क्या सेम है, उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है काफी सिमिलर है, काफी सेम है या अप्रोक्सीमेटली सेम है, सिमिलर इंटरेक्शन की वजह से वो दोनों आपस में मिक्सअप होंगे, ठीक। अब देखो जो आपके पास पोलर सॉल्वेंट, अगर मैं पोलर सॉल्वेंट की बात करूं तो पोलर सॉल्वेंट आपके पास होते हैं जैसे वाटर हो गया, ठीक है, वाटर आपका क्या है पोलर सॉल्वेंट हो गया, या फिर हमारे पास जैसे अमोनिया हो गया, ये आपका पोलर सॉल्वेंट, पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिखता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट की मैं बात करूं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे आपका बेंजीन हो गया, ठीक है, बेंजीन आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे जो नॉन पोलर फॉर्म में होते हैं और सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं। मोस्ट वाइडली हम किस चीज का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और भी सॉल्वेंट होते हैं जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे आपके पास आ गया हाइड्रोकार्बन वाले आ गए या बेंजीन आ गया, या फिर बहुत सारे आपके पास ऐसे होंगे जो नॉन पोलर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो जो आपके पास नॉन पोलर वाले होते हैं ये आपके पास एक तरह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ये आपके पास कैसे होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक। अब देखो
ये तो हमने समझ लिया कि लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर वाला पोलर में, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। ठीक है, मैक्सिमम, एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि मैक्सिमम क्वांटिटी, अगर ये आपका नॉन पोलर वाले को हम पोलर में डाल दें तो ये डिजॉल्व नहीं होगा, या फिर डिजॉल्व होगा तो बहुत कम क्वांटिटी इसकी वहां पर डिजॉल्व होगी, बहुत ही कम क्वांटिटी, माइन्यूट। ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी वहां पर डिजॉल्व होगी। ठीक, अब देखो जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़ूं तो आपने देखा होगा जैसे जितने भी आपके पास आयनिक कंपाउंड होते हैं अधिकतर, जैसे आपके पास है NaCl, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक, अब जरूरी नहीं कि आपके पास वहां पर ये आयनिक है, ये पोलर है तो डिजॉल्व होगा, कुछ और भी फैक्टर होते हैं। जैसे हमने देखा कि शुगर, अब शुगर तो आपका नहीं है, ऐसा कुछ कैरेक्टर नहीं रखता है। ठीक है, एल्कोहल है, एल्कोहल भी आपका वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो अधिकतर तो आपको देखना है कि लाइक डिजॉल्व लाइक वाला। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन में जैसे आपके पास शुगर है या एल्कोहल है, तो एल्कोहल वाटर में कैसे सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम शुगर या एल्कोहल की बात करें तो ये इसमें सॉल्युबल भले हैं, लेकिन इनका जो क्वांटिटी होगा, जैसे मैं शुगर की बात कर रहा था पहले, तो जो आपका शुगर है वो कम सॉल्युबल है, क्योंकि शुगर आपका कैसा है, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट है। शुगर के पार्टिकल अगर आप वाटर में डालते हो तो उतना आसानी से डिजॉल्व नहीं होते जितना कि कौन होता है, NaCl। हालांकि डिजॉल्व दोनों होते हैं, डिजॉल्व दोनों होंगे, लेकिन जो आपके पास NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड वाटर में ज्यादा डिजॉल्व होता है पर 100 ग्राम में, जबकि जो आपका शुगर है ये पर 100 ग्राम में इसकी क्वांटिटी कम डिजॉल्व होती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कम डिजॉल्व होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर आपके पास 1000 काफी सिमिलर है, हालांकि ये भी डिजॉल्व हो रहा है क्योंकि ये आपका ऑर्गेनिक है, तो इसलिए शुगर का जो क्वांटिटी होगा, शुगर का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो कम होगा किसकी कंपेरिजन में, NaCl की कंपेरिजन में। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक, अब आपने देखा लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक, जैसे मैंने बात की थी कि जो आपका NaCl या फिर आपका शुगर है ये तो कहां पर डिजॉल्व हो जाएगा, डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर मेरे पास नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन, या फिर मेरे पास है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, तो क्या ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। इंस्टेड ऑफ वाटर, instead of water they can be dissolved in organic solvent like benzene, बेंजीन में ये डिजॉल्व हो जाते हैं, बेंजीन में ये डिजॉल्व होगा। ठीक है, जबकि अगर मैं इसकी बात करूं क्या ये बेंजीन में डिजॉल्व होगा, तो ये बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होगा। बात वही है कि इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन विल बी सिमिलर, अगर है तो डिजॉल्व होगा, अगर नहीं है तो डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। जब आपके पास कोई सॉलिड जब आपके पास कोई सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है सॉल्यूट, तो वो लिक्विड में अगर डिजॉल्व होता है तो उसमें पर 3 कंडीशन आती है। या फिर मैं बात कर लूं कि जैसे आपके पास क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सोल्यूशन में, ये कन्वर्ट हो रहा है सोल्यूशन में। ठीक, तो जब इस तरह से कन्वर्जन चलता है हमारा कि सॉल्वेंट में आपने ऐड किया, सोल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो आपके पास ये जो प्रोसेस है, आपने देखा था जैसे मैंने सॉल्युबिलिटी में बताया कि आपका एक मैक्सिमम क्वांटिटी डिजॉल्व होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। और जब आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है तो जो आपका सैचुरेटेड वाला कंडीशन होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन जब बनेगा तो वहां पर आपके पास एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज। ठीक है, ऊपर क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज। जब आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना तो वहां पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, सॉल्यूशन बना, तो यहां पर क्या होगा, अगर आप और क्वांटिटी ऐड करोगे तो कुछ और क्वांटिटी ऐड करने की वजह से कुछ आपका जो सॉल्यूशन था वहां से सॉल्यूट के पार्टिकल बैक चले जाएंगे, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और सॉल्यूट अलग हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहां पर एक तरह से आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम दिखेगा। क्या दिखेगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या दिखेगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम।
ठीक, जब आपके पास कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्सअप हो रहा है, आगे की तरफ अगर आप जा रहे हो तो इसे हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन, इसे हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन। ठीक, और अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हो यहां पर तो उसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे यहां पर क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, डिसॉल्यूशन और दूसरा आपके पास क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो यहां पर आपके पास क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन के बीच में एक तरह से क्या हो गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। ठीक, तो मतलब कुछ पार्टिकल अगर हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट डाल रहे हैं तो आगे की तरफ सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पर कुछ पार्टिकल क्रिस्टलाइज होकर बैक आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम हुआ। तो यहां पर अगर हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और यहां पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपको जनरली लगता होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ती होगी। अगर आप NaCl वाटर में ऐड किए हो तो वहां पर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जनरली बढ़ती है, लेकिन हर कंडीशन में हर सब्सटेंस के साथ ऐसा नहीं होता है। तो दैट मीन्स अगर हम यहां पर देखें, अगर आपके पास कुछ ऐसा होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और यहां पर आप हीट सप्लाई कर रहे हो, हीट आपने सप्लाई किया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपके पास प्रोसेस एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक है, तो अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अगर आपका क्या है प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक अगर प्रोसेस आपका क्या है एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो जहां पर एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक का मतलब उस प्रोसेस को टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वो रिएक्शन क्या करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ली चैटिलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ली चैटिलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपने देखा होगा कि जब आप क्या कर रहे हो, इस पूरी प्रोसेस को जो कि आपका क्या है एक तरह से इक्विलिब्रियम में है। ठीक, अगर ये इक्विलिब्रियम में है और ये प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। फॉरवर्ड में अगर एंडोथर्मिक है, इक्विलिब्रियम आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। ठीक, तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि जो ये पूरी प्रोसेस है इसके लिए डेल्टा H ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब ये कि जो आपका यहाँ पर सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोसेस क्या होगी, आगे की तरफ शिफ्ट होगी ली चैटिलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक है। तो प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका क्या होगा, फिर रिएक्शन, ये जो प्रोसेस होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर आपके पास इस तरह की प्रोसेस होती है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि आपका प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है। प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है फॉरवर्ड में तो आपका सोल्यूशन बनता जाएगा, सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा डिजॉल्व होती जाएगी, तो ये आपके पास होता है, राइट। ये आपका, अब इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे हमारे पास होता है, जैसे हमारे पास होता है NaCl हो गया, KCl हो गया, या फिर आपके पास बहुत सारे सब्सटेंस हैं, जैसे KCl, या फिर आपके पास है NaCl, फिर आपके पास हो सकता है KNO3 हो सकता है आपके पास, या फिर Ki हो सकता है। ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं, या सिल्वर नाइट्रेट आपके पास है, ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जिनका आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप सोल्यूशन बना रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये आपके पास क्या होंगे, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इनके लिए जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए आपका इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर जब आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो ये रिएक्शन कैसी होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। और ऐसा अगर हम समझना चाहें तो क्योंकि होगा क्या, जो आपके पास यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, या जो सॉल्वेंट होगा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, सॉल्वेंट की काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो दूर दूर जाएंगे, और जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो कहां पर शिफ्ट होते हैं। अगर हम नॉर्मली क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि एक गिलास आपके पास पानी है, यहाँ पर शुगर हम ऐड करते हैं, गायब हो जाती है। ठीक है, आखिर जो शुगर के पार्टिकल है या NaCl के पार्टिकल है वो कहां पर जाते हैं, कहां शिफ्ट होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो लिक्विड होता है वहां पर बीच में गैप होता है, कुछ ना कुछ गैप होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक तरह से क्या है,
वोइड है, खाली जगह है, और उसी खाली जगह पर सॉल्यूट के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। उसी खाली जगह पर सॉल्यूट के पार्टिकल फिट हो जाते हैं। तो जैसे ही आप क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, यहाँ पर वोइड का साइज बढ़ेगा, वोइड का साइज या फिर जो आपका एम्प्टी स्पेस है वो बढ़ेगा, और उस जगह पर कौन चला जाएगा, सॉल्यूट का पार्टिकल इंटर कर जाएगा, राइट। अच्छा, दूसरी जो कंडीशन, ये तो हो गया, अगर प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है तब तो टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रोसेस क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी कंडीशन अगर हम देखें, चेक करें, तो कुछ ऐसे भी मटेरियल है जिनका आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो सॉल्युबिलिटी का रेट होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। जैसे है जिनका अगर आप डिजोल्व किया हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक। और क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो आपके पास आपने देखा था इक्विलिब्रियम, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन, लेकिन ये जो प्रोसेस है आपका, इनके लिए ये जो मटेरियल आपके पास है, लिथियम सल्फेट या सिलिक सल्फेट, इनके लिए जो प्रोसेस होती है पूरी तरह से एक्सोथर्मिक होती है। ये आपका क्या होगा, हीट यहाँ पर लिबरेट होती है, यानी कि प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर ली चैटेलियर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, ली चैटेलियर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, तो आपको पता होता है कि जब आप इस प्रोसेस में देख रहे हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एक्सोथर्मिक है, हमने इसे हीट दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगी, रिएक्शन उस डायरेक्शन में या प्रोसेस उस डायरेक्शन में मूव करेगी, उस डायरेक्शन में अपने आप को बढ़ाएगी जिस डायरेक्शन में उस जो इंक्रीज आपने इफेक्ट किया उसके इफेक्ट को कम कर सके, मतलब उस इफेक्ट को कम करना चाहेगी। तो उस इफेक्ट को, यानी कि आपने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है क्योंकि वहां से हीट रिलीज हो रही है, यहाँ से आप टेम्परेचर दे रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए रिएक्शन क्या होगी, जो प्रोसेस होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इसलिए जो लिथियम सल्फेट और सिलिक सल्फेट होता है, इनका अगर आप क्या करते हो, सोल्यूशन बनाते टाइम टेम्परेचर बढ़ा दो तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, राइट। और बहुत बार ये जो प्रोसेस है सॉल्युबिलिटी का, ये डिपेंड करता है किस चीज पर, स्ट्रक्चर पर, किस तरह से उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे अगर एक और लास्ट कॉन्सेप्ट देखें इसका, तो कुछ का जो आपका सॉल्युबिलिटी होता है, फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में इंक्रीज विद टेम्परेचर, पहले तो क्या होगा, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा एंड देन डिक्रीजेस, ठीक है। पहले कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हमारे पास है जिनका सॉल्युबिलिटी पहले टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की, तो पहले तो क्या होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी इसका इंक्रीज होगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद टेम्परेचर, इंक्रीजेस विद टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, ठीक है। इसका जो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर तक इसका जो सॉल्युबिलिटी होता है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 61.8 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो सॉल्युबिलिटी का रेंज है वो बढ़ता जाता है, लेकिन 61 डिग्री सेल्सियस के बाद डिक्रीज होता है, ठीक है। एंड आफ्टर 61.8 डिग्री सेल्सियस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो अलग अलग सब्सटेंस जो आपके पास जो इस तरह का बिहेव शो करते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पर इस तरह की कंडीशन दिखाते हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट सॉल्युबिलिटी पहले क्या होती है, इंक्रीज होती है, कहां तक, 61.8 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ता जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, आफ्टर 61.8 डिग्री सेल्सियस उसका जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। मतलब अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा देखें तो पहले तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ी और फिर क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। या अगर मैं सॉल्युबिलिटी का यहाँ पर ग्राफ बना दूं और ये टेम्परेचर का बना दूं, तो सॉल्युबिलिटी पहले तो क्या हुई, इंक्रीज हुई और फिर क्या हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलता है कि आपका फेरस सल्फेट C1H2 ये आपका हो गया, ये आपका फेरस सल्फेट टेट्राहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है इस टेम्परेचर पर। कौन से टेम्परेचर पर, जो आपका कितना टेम्परेचर था, 61.8 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर यहाँ पर एक तरह से क्या होता है, स्टेट में चेंज आ जाता है, यानी कि आपका ये हेप्टा वाला टेट्रा
हाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये था आपका सॉल्युबिलिटी के बारे में, जितना भी था हमने आपको बता दिया किस तरह से